हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी हुआ करता था ये पहले, अभी नया आयोग बन गया है मार्च 2024 में, और यही अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम करवाएगा। 41 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, टेस्ट नंबर 42 आज डिस्कस करेंगे। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। आप जनरल स्टडीज की और आपके सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, या फिर इस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो भी आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है टेस्ट सीरीज का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम में टाइम अब लिमिटेड है। उम्मीद है कि अब आप अपनी तैयारी सीरियसली कर रहे होंगे, और भी कोई क्वेरी है पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो देखिए उसके बाद क्या होता है, इवनिंग में 7 से 9 के बीच में मटेरियल सेंड किया जाता है आपको, और अगर आप इस टाइम के बाद में ज्वाइन करते हैं तो फिर नेक्स्ट डे आपको 12 से 2 के बीच में सेंड किया जाता है आपके ईमेल आईडी पे, तो इसलिए निश्चिंत रहें। लेट्स बिगिन। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कौन से साल में हुई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, ये भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हो, या फिर नीतियां हो, कार्यक्रम हो, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये सहायता भी करता है और एडवाइस भी करता है, सलाह भी देता है। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जलवायु संबंधी कार्यवाही से संबंधित है? जलवायु संबंधी कार्यवाही से संबंधित कौन सा है? क्लाइमेट का पूछा है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये क्लाइमेट से संबंधित है। देखिए जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, ये एजेंडा है 2030। कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है ये एजेंडा, तो ये 2030 एजेंडा है। इसमें बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति, समृद्धि, जीवन सुनिश्चित करने, इन सब का आह्वान करता है ये। इसमें टोटल आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और इनके जो उद्देश्य हैं वो 169 हैं, और ये 2030 एजेंडा है, उसी का पार्ट है। अब हमसे पूछा है क्लाइमेट से संबंधित, यहां से एक क्वेश्चन आने की आपके एग्जाम में पूरे चांसेज हैं। जो पहला SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो है गरीबी की समाप्ति, दूसरा भूखमरी से मुक्ति, तीसरा लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है, चौथा है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, पांचवा जेंडर से रिलेटेड है, जेंडर इक्वलिटी, छठा है क्लीन वाटर से संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है, सातवां एनर्जी से संबंधित है, क्लीन एनर्जी, आठवां है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित है, नवा है जो उद्योग से संबंधित है या इनोवेशन कहें उससे संबंधित है, 10वां है इनइक्वलिटी से संबंधित है, असमानताओं में कमी, 11वां है जो अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित है, 12वां है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजों का यूज करना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजों का प्रोडक्शन करना, जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना, उपभोग करना और उत्पादन करना, ये 12वां है। 13वां है जलवायु कार्यवाही, 14वां है जलीय जीव हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा से लेके है, 15वां जो थलीय जीव हैं उनसे संबंधित है, 16वां है पीस के लिए है, शांति न्याय इसके लिए, और 17वां है जो इन लक्ष्यों के लिए भागीदारी, पार्टिसिपेशन से संबंधित है। तो क्लाइमेट का पूछा है 13वां, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट से रिलेटेड है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग? इनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग के तहत नहीं है? कौन सा है जो प्राइमरी
लॉ ऑफ लर्निंग के तहत नहीं है। इसमें है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, बहु प्रत्युत्तर का जो नियम है ये प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है। देखिए जो थॉर्नडाइक था उसका मत था कि जब उद्दीपन या जो अनुक्रिया है उसके बीच में संबंध उत्पन्न होता है तो दोनों में अनुबंध स्थापित हो जाता है और यही अनुबंध सीखना कहते हैं इसी को। और थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्राइमरी प्रिंसिपल दिए थे। तो ये जो प्राइमरी प्रिंसिपल है ये किसका है? ये थॉर्नडाइक का मत है। पहला कौन सा था? इफेक्ट, प्रभाव का नियम था, दूसरा तत्परता का नियम और तीसरा अभ्यास का नियम। तो ये 3 प्राइमरी नियम हैं। और अधिगम के प्राइमरी नियम कौन से हैं? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। बहु प्रत्युत्तर का नियम प्राइमरी नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा है ये स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? अरस्तु का कथन है ये। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 2024 ओलंपिक का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम में। स्पोर्ट्स इन न्यूज हमारे सिलेबस में भी है, करंट अफेयर्स में। पेरिस पैरा ओलंपिक का क्वेश्चन आए या पेरिस ओलंपिक का क्वेश्चन आए, आप दोनों के लिए तैयार रहिएगा। हम रेगुलर क्वेश्चन करवा रहे हैं और नोट्स में भी ये सेंड कर रहे हैं। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? ये पहले बने हैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। देखिए जो पेरिस ओलंपिक 2024 है उसमें भारत ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है, लेकिन पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर जीते हैं। अब ये पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो पुरुषों की जो व्यक्तिगत रिकवर तीरंदाजी है इसमें हिस्टोरिकल गोल्ड मेडल जीता था। और इस जीतने इसके साथ ही टोटल फिर भारत का जो 22वां पदक था इस जीत के साथ सिक्योर हुआ था। इन्होंने फाइनल में पोलैंड के थे लुकास, उनको हराया था। लुकास सिसजेक था उनका नाम। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है हमसे कि जो पेरिस ओलंपिक था, पेरिस ओलंपिक में कौन से 2 देश थे जिनको बैन कर दिया गया था? कौन सी 2 कंट्री है जिनका नेशनल फ्लैग है वो बैन कर दिया था इस कंपटीशन में, पेरिस पैरा ओलंपिक में? एक था रशिया और दूसरा बेलारूस। रूस और बेलारूस इसको बैन कर दिया गया था जो पेरिस में हुआ। वो आप समझ सकते हैं यूक्रेन का विवाद की वजह से ये सब हुआ। ओजोन परत निम्नलिखित में से किसमें होती है? ओजोन लेयर की बात हो रही है। ओजोन लेयर इज इन, ओजोन लेयर बाह्य वायुमंडल, इसको कहते हैं थर्मोस्फीयर। मध्यमंडल इसको मेसोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल ये स्ट्रेटोस्फीयर होता है। क्षोभ मंडल होता है ये ट्रोपोस्फीयर होता है। ओजोन परत है ये पृथ्वी से 15 से और 30 किलोमीटर इसके बीच में समताप मंडल में है ये। और जो सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें हैं उनसे बचाती है ये पृथ्वी को। इसका करेक्ट आंसर आएगा समताप मंडल। NHERC का पूर्ण रूप क्या है? NHERC की फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में एक क्वेश्चन ICT का पूछा जाता है तो कई बार करंट से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, या फिर ICT का जो एब्रिविएशन दे रखा है संक्षिप्त रूप में उनका हमारे सिलेबस में भी है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। NHERC है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। NHERC की फुल फॉर्म है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। देखिए ऐसा चल रहा था अभी और ये शायद जल्दी पार्लियामेंट में टेबल हो जाएगा। अभी इस पे ड्राफ्टिंग वगैरह हो रही है, इस पे लोगों से राय ली जा रही है। पिछले सेशन में आने वाला था पार्लियामेंट में, अभी आया नहीं है ये विधेयक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो UGC है ये जब नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल आ जाएगा,
इसके बाद यूजीसी और जो AICTE है ये दोनों मर्ज हो जाएंगे इसमें, और ये फिर एक ही रहेगा, ये NHERC। या फिर जो भारतीय ये जो कानूनी शिक्षा है बार काउंसिल, वो उसको भी ये इसी के अंडर में आ जाएगा। जैसे अभी UPSSC बना है तो इसमें भी जो पहले एग्जाम करवा रहे थे वो मर्ज हो गए एक तरीके से, वैसा है। निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही है। राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार है, इसको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। एक संवैधानिक पीठ थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 9 जजेस थे उसमें, और उन जजेस का लीड कौन कर रहे थे? जिन्होंने ये राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया था। देखिए ये JS खेयर थे, 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया था इन्होंने अगस्त 2017 में, और बाद में CJI भी अपॉइंट हुए थे उस टाइम, JS खेयर 2017 में। ये इसका करेक्ट आंसर है। इससे रिलेटेड अभी एक बिल चर्चा में है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में खबरों में रही तीस्ता नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तीस्ता रिवर किस ग्लेशियर से निकलती है? ये अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था अभी रिसेंटली, जून जुलाई की बात है, जुलाई अगस्त, कि तीस्ता नदी में जो पानी है वो बहुत कम हो गया है, और मानसून के टाइम पे उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, और जो फरक्का ट्रीटी है, फरक्का संधि, इसको रिन्यू किया जाए। जैसा इंडस वाटर ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ, वैसा ही ये फरक्का संधि है, इसको भी रिन्यू किया जाए, इसके लिए बात की थी उन्होंने केंद्र सरकार से। ये तीस्ता नदी है, किस ग्लेशियर से निकलती है? पाहुनरी ग्लेशियर है, उससे निकलती है। ये कहां से? पाहुनरी ग्लेशियर से। सिक्किम हिमालय है, जो सिक्किम रीजन वाला हिमालय है, उसमें है ये पाहुनरी ग्लेशियर, और उससे ये तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद में सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहती है। ये तीस्ता रिवर सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहती है, और बाद में ये ब्रह्मपुत्र रिवर में मर्ज हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये बाल्टोरो ग्लेशियर की बात करें तो बाल्टोरो ग्लेशियर है, ये POK में आता है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, उसमें आता है। गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है उसमें आता है, काराकोरम रेंज में। काराकोरम रेंज भी POK में ही है। पिंडारी ग्लेशियर की बात करें हम तो पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं जो हिमालय रीजन है, कुमाऊं उत्तराखंड वाला, उसमें है ये पिंडारी ग्लेशियर। इसके ऊपर नंदा देवी है और नीचे नंदा कोट है, ये वहां पे है। और इसमें एक चीज और है, देखिए पिंडारी ग्लेशियर का यहाँ से एक पिंडर रिवर और निकलती है। कौन सी? पिंडर रिवर ओरिजिनेट होती है, निकलती है यहाँ से, जो आगे जाके कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। पिंडर रिवर वो गढ़वाल जिले में है कर्णप्रयाग, वहां पे अलकनंदा में मिल जाती है पिंडर रिवर, वो भी पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलती है। मिलम ग्लेशियर की बात करें तो मिलम ग्लेशियर भी कुमाऊं हिमालय में ही है, उत्तराखंड में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? लिटरेचर की बात हो रही है, साहित्य में नोबेल प्राइज 2024, ये जितने भी नोबेल प्राइज इस बार मिले हैं जरूर याद कर लीजिएगा, हम रेगुलर क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए फिजिक्स में किसे मिला है? फिजिक्स में जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन, फिजिक्स में मिला है जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को। केमिस्ट्री की बात करें तो डेविड बेकर या फिर जॉन माइक को मिला है। चिकित्सा या औषधि में जो मिलता है वो विक्टर एम्ब्रोस को मिला था, गैरी रूवकुन थे उनको मिला था। लिटरेचर में हान कांग को मिला है ये। इसके अलावा पीस के लिए जो नियोन हिंदान क्यों है, नियोन हिंदान क्यों,
निहोन हिंदानक्यो है, ये इसको मिला है। और ये जापानीज है निहोन हिंदानक्यो, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इनको दिया गया है क्योंकि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु अटैक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उस टाइम पे उसके बाद से एक ग्रुप बना है जो ये ग्रुप एडवोकेट करता है कि दुनिया में न्यूक्लियर मिसाइलें हो या परमाणु बम है, न्यूक्लियर वो होना ही नहीं चाहिए, उसको एडवोकेट करता है ये। और इन्हीं को दिया गया है। अर्थशास्त्र में डेरोन एस्मोग्लू है, साइमन जॉनसन है या फिर जेम्स एलन रॉबिन्सन है। इनको तीनों को अर्थशास्त्र में मिला था। हमसे लिटरेचर का पूछा है, हांगकांग को मिला है। सी इसका करेक्ट आंसर है। आने वाले टाइम में और जब करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे आपको तो ये सब कवर कर दिए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। इनके नोट्स आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आपको टेस्ट सीरीज में आपके सिलेबस के नोट्स मिल जाते हैं कंप्लीट, प्रैक्टिस सेट मिल जाता है और उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाता है। किस खगोलीय पिंड को बोना ग्रह कहा जाता है? कौन सा खगोलीय पिंड है जिसे बोना ग्रह माना जाता है? देखिए, जो बोना ग्रह है वो कहा जाता है यम को, और यम किसे कहते हैं? प्लूटो को। इसी को बोना ग्रह कहा जाता है। और बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। सूर्य का एक्चुअली जो एक सर्कल चक्कर लगाना होता है, इसको तो लगभग ये 250 साल का टाइम लेता है उसका चक्कर लगाने में। एक एरिस और है, वो भी बोना ग्रह ही है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या कोई भी क्वेरी है पूछ लीजिएगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर कौन से संघ का गठन किया था? देखिए, भगत सिंह हैं, इनका जन्म हुआ था 1907 में। भागनवाला के रूप में इनका जन्म हुआ था और पंजाब का जो दोआब रीजन है वहां पे हुआ था, जालंधर जिले में हुआ था। ये एक जाट किसान के परिवार में जन्म हुआ था। इन्होंने नेशनल जो कॉलेज है लाहौर, वहां से पढ़ाई की थी, उसमें एडमिशन लिया था। और वो जो नेशनल कॉलेज था लाहौर का, उसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय और उनके साथ में थे परमानंद, भाई परमानंद। इन्होंने स्थापना की थी उस कॉलेज की जिसमें भगत सिंह ने एडमिशन लिया था 1923 में। 1924 में इन्होंने कानपुर में जो सचिंद्रनाथ सान्याल थे उनके साथ मिलके, और सचिंद्रनाथ सान्याल ने शुरू किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, उसके मेंबर बन गए थे ये। और बाद में जो एसोसिएशन के मुख्य आयोजक थे चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह उनके काफी करीबी हो गए थे। इसका जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसके सदस्य के रूप में भगत सिंह ने एक फिलॉसफी थी उस टाइम पे, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, उसको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। और ये फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब ये किसका लेख था? ये एक लेख था, रिवॉल्यूशनरी लेख कह सकते हैं, क्रांतिकारी लेख। वो लिखते थे भगवती चरण बोहरा। उसको भगत सिंह ने सीरियस लेना शुरू कर दिया था जब इन्होंने HRA के मेंबर बने थे। और उन्होंने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब सहित और भी कई राजनीतिक दस्तावेज लिखे थे, जैसे नौजवान सभा है उसका घोषणा पत्र हो या फिर HSRA का घोषणा पत्र हो। और बाद में ये कॉलेज से 1925 में लाहौर से वापस लौट आए थे। और इन्होंने जो नौजवान भारत सभा है, ये एक युवा संगठन था, इसका गठन किया था अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भगत सिंह ने। और बाद में हमने पढ़ा हुआ है, ये सोन सिंह के साथ मिल गए थे, कीर्ति के जो संपादक थे। और 27 में काकोरी कांड हुआ। 28 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक कर दिया था। 1930 में जब चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई, उनकी डेथ के साथ ही HSRA भी समाप्त हो गया था। और पंजाब में HSRA की जगह इन्होंने नौजवान भारत सभा गठित कर दी थी। लाहौर षड्यंत्र हुआ था जिसमें वो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने, जो पुलिस अधीक्षक था एक जेम्स ए स्कॉट, उसकी हत्या की साजिश रची थी। लेकिन गलती से, हालांकि उन्होंने सैंडर्स को मार दिया था। मारना JS स्कॉट को चाहते थे, लेकिन इन्होंने JP सैंडर्स को मार दिया था। वो उसको कहते हैं लाहौर षड्यंत्र 1929 का।
साइमन कमीशन के विरोध में भी जुलूस का नेतृत्व हुआ था। तो ये भगत सिंह से जुड़ी कई चीजें हैं। और बाद में ये जो जेपी सैंडर्स है, इसके मामले में ही 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह इनको फांसी दी गई थी। हर साल 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। सुखदेव सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। डिटेल में इसलिए बताया ताकि आगे कोई क्वेश्चन आए तो आपको इजी रहेगा समझने में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद से संबंधित। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन था सरकार के कानून, उनकी मांग या उनके जो आदेश हैं उनका पालन नहीं करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो जनता है उन्होंने सरकार के कानून, सरकार की जो मांग या सरकार के जो ऑर्डर थे उनको फॉलो नहीं किया जाता था। और यह आंदोलन बाद में एक शुरू में तो ये था कि एक नॉन वायलेंस होगा, अहिंसक प्रवृत्ति का होगा। और इसकी शुरुआत की थी 1930 में महात्मा गांधी ने। अभी पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो जेल में बैठा है, उसने कॉल दी है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? तो पहले तो ये समझना होगा कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से और जनवरी 1931 के बीच में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद सितंबर 1931 से और दिसंबर 1931 तक दूसरा हुआ था। और नवंबर 1932 से और दिसंबर 1932 में तीसरा हुआ था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहला जब हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में, उस टाइम भारत के जो वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय उस टाइम पे लॉर्ड इरविन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस समिति के सदस्य नहीं थे पूछा गया है। कौन सी कमेटी के मेंबर नहीं थे? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कमेटी बनाई गई थी संविधान सभा की, उसमें कौन सी कमेटी के मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये प्रक्रिया के नियमों पे जो सहमति बनी थी उसके मेंबर तो थे। जो राष्ट्रीय ध्वज पर कार्यवाहक समिति बनी थी उसके भी मेंबर थे, संचालन समिति के भी मेंबर थे, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी उसके मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? सबसे लंबा हाईवे कौन सा है भारत का? ये हाईवे है जो पहले इसको NH7 के नाम से जानते थे, नेशनल हाईवे नंबर 7। अब ये नाम बदल गए हैं, पुराने अगर आपने पढ़ रखे हैं तो उनके नाम बदल गए हैं हाईवेज के, नेशनल हाईवे के। ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ये श्रीनगर से, यूं कहें कश्मीर से और कन्याकुमारी तक पूरे देश में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन राज्यों से होके गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 7 हुआ करता था पहले, और इसकी टोटल लेंथ 3745 किलोमीटर है। और इसी पे ही जो सबसे बड़ी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है वो भी इसी नेशनल हाईवे पे है। जवाहर टनल का सुना होगा आपने, जवाहर टनल भी इसी नेशनल हाईवे पे है। या फिर जो कांजीगुड़ बनिहाल सुरंग है वो भी इसी नेशनल हाईवे पे है। और अब हो गया है ये नेशनल हाईवे नंबर 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके लिए यूजफुल है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसी के हिसाब से टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है। कोई भी क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।